हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल के अंदर में। आज हम बात करने वाले हैं जो कि रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉर द बैच ऑफ द सितंबर 2025 के लिए। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। और अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम रेसिडेंशियल स्टेटस में जो कि हम पहले स्टार्ट करेंगे कि हम पहले जानेंगे यानी कि चैप्टर का ओवरव्यू। आखिर हम रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम में आखिर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले लिख लेंगे चैप्टर का नाम जो कि हमारा रेसिडेंट एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। उसके अंदर में अगर चैप्टर का ओवरव्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है, चैप्टर का ओवरव्यू, चैप्टर का ओवरव्यू, ठीक है। चैप्टर का ओवरव्यू करने वाले हैं। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल टोटल इनकम। सो हम जो चैप्टर का ओवरव्यू है वो हम चार्ट फॉर्म में करने वाले हैं। सो हम चार्ट फॉर्म में करेंगे ओवरव्यू पूरे चैप्टर का। सो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं स्टार्टिंग में रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करेंगे तो वो आता है हमारे सेक्शन नंबर 6 के अंदर में। सेक्शन नंबर 6 हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करता है, सेक्शन नंबर 6। एंड स्कोप ऑफ स्कोप ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम वो आता है हमारा सेक्शन नंबर 5 के अंदर। सेक्शन नंबर 5 के अंदर कवर है हमारा जो हमारा रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम है। दोनों हमारे टू पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। रेसिडेंस स्टेटस हमारा अलग पार्ट है एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम हमारा अलग पार्ट है। पहले हम बात करेंगे जो रेसिडेंशियल स्टेटस है यानी कि सेक्शन नंबर 6। आखिर हम उसके अंदर में क्या क्या बात करेंगे, ठीक है। जो कि आपने पर्सनस पढ़ा, जो बेसिक्स, अगर मेरे से आपने बेसिक्स चैप्टर पढ़ा है यानी कि जो बेसिक है चैप्टर नंबर 1, अगर वो आपने पढ़ा है, ठीक है, तो उसके अंदर में बात करी हमने पर्सन्स की। आखिर पर्सन कौन कौन से होते हैं? तो पर्सन कौन सा होता है? हमारा इंडिविजुअल होता था, एच यू एफ, फर्म। फर्म के अंदर हमारे इंक्लूडिंग होता था एल एल पी एंड कंपनी, बी ओ आई, ए ओ पी या ए जे पी यानी कि आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स। ये सारे हमारे पर्सन्स के अंदर इंक्लूड होते थे। सो आखिर हम इन्हीं का ही रेसिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर में। ठीक है, अब जो हमने रेसिडेंशियल स्टेटस की जो बात करी सेक्शन नंबर 6, ठीक है, तो फर्स्ट हम जो की बात करेंगे इंडिविजुअल और एच यू एफ के अंदर में चैप्टर का ओवरव्यू की बात करेंगे। सो आइए करते हैं अब, ठीक है। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आखिर हमारा इसके अंदर में हमारे रेसिडेंशियल स्टेटस को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक है हमारा इंडिविजुअल और एच यू एफ का, एंड सेकंड आएगा हमारा फर्म, एल एल पी, ठीक है, जो कि अदर पर्सन में आते हैं। फर्स्ट आएगा हमारा इंडिविजुअल, इंडिविजुअल या फिर एच यू एफ, फॉर इंडिविजुअल या फिर एच यू एफ, और सेकंड में पार्ट में डिवाइड करेंगे हम इसी को फर्म, फर्म, एल एल पी, जो कि इंक्लूडिंग है ए ओ पी, बी ओ आई और एसेट्रा, यानी कि हमारा ए जी पी भी आ गया, यानी कि आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स भी हमारे अदर पर्सन्स में आ गए। जो इंडिविजुअल और एच यू एफ की बात करते हैं तो आखिर उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? सो उसके अंदर में हम जो एच यू एफ के अंदर भी हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। बट पहले करेंगे हम जो कि हम फर्स्ट पढ़ने वाले रेसिडेंट में, रेसिडेंट, रेसिडेंट इस रेसिडेंट को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। रेसिडेंट होता है और कौन कौन से जो हमारे इंडिविजुअल का जो कि हम स्टेटस फाइंड आउट करेंगे कि हमारा पर्सन रेसिडेंट है, जो कि इंडिविजुअल हो गया, एच यू एफ हो गया, ये हमारा रेसिडेंट है, या फिर हमारा कौन है, या फिर हमारा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट यानी कि आर ओ आर है, ठीक है।
रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। और थर्ड केस में ठीक है, ये हमारा पर्सन रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, यानी कि RNOR वाला केसेस होगी। ये चीज हम पढ़ने वाले इंडिविजुअल या फिर HUF यानी कि दोनों के पर्सन में के बिहाफ में। हम ये चीज हमें देखना कंपलसरी है कि फर्स्ट आपको रेसिडेंट आपको फाइंड आउट करना है, एंड रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट को फाइंड आउट करना है। और नेक्स्ट है जो कि आपका रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सेकंड, आता है आपका डीम्ड रेसिडेंट। डीम्ड रेसिडेंट, उसके बाद पढ़ेंगे डीम्ड रेसिडेंट किस चीज का, इंडिविजुअल का। डीम्ड रेसिडेंट पढ़ेंगे हम इंडिविजुअल का। तो ये भी हमारा ROR के अंदर में ही RNOR की केसेस में कवर हो जाता है। और नेक्स्ट आता है आपका NR यानी कि नॉन रेसिडेंट। ये चीज आप पढ़ने वाले हो पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर में। और जो नेक्स्ट हमारे अदर पर्सन्स है, अदर पर्सन्स में से हम दो केसेस पढ़ेंगे। या तो हमारा जो कि जो फर्म हो गया LLP, AOP, BOI, जितने भी हमारे अदर पर्सन्स है उसके अंदर हमारा इंक्लूडिंग भी होता है, कंपनी भी आएगा। ठीक है, अदर पर्सन्स के अंदर में। सो इसके केसेस में आप क्या करोगे, रेसिडेंट रेसिडेंट को फाइंड आउट करना है, एंड नेक्स्ट आपका नॉट रेसिडेंट। आपको सिर्फ दो ही चीज को फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट आता है आपका स्कोप ऑफ टोटल इनकम की तरफ चलते हैं। स्कोप ऑफ टोटल इनकम के अंदर में जो कि आता है हमारा सेक्शन नंबर 5। सो इसको हम पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो इसके अंदर में हम किसकी बात करने वाले हैं, एक तो हो गया हमारा ROR वाला केस हो गया, और एक हो गया आपका NR वाला केस, एक हो गया था आपका RNOR वाला केस। ठीक है, तो फर्स्ट की जो भी बात करेंगे तो वो था हमारा ROR वाला केस। फर्स्ट था हमारा ROR वाला केस। ठीक है, ROR वाले केसेस के अंदर में ठीक है हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो उसके अंदर में जो कि हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि भी आपकी ग्लोबल इनकम्स होगी। ठीक है, जितनी भी आपकी ग्लोबल इनकम है वो आपकी टैक्सेबल होगी इंडिया के अंदर में। ग्लोबल इनकम, ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल, इज टैक्सेबल, टैक्सेबल इन इंडिया। वो इंडिया के अंदर में ही टैक्सेबल होगी आपकी ग्लोबल इनकम्स। एंड नेक्स्ट आ गया आएगा आपका, फर्स्ट हो गया था ROR वाला केस, सेकंड होगा आपका RNOR वाला केस, RNOR वाला केस। सो इसके अंदर में आपको दो चीज़ों को पढ़ना है। फर्स्ट है जो कि आपको इनकम रिसीव्ड होगी या फिर डीम्ड टू बी रिसीव्ड होगी, या फिर अप्रूव्ड होगी, या अप्रूव्ड या फिर आपकी अराइज होगी, या फिर डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया होगी। सो इसके केसेस में आपका आएगा RNOR के केसेस के अंदर में आप पढ़ोगे ये चीजें, इनकम, इनकम विच, इनकम विच इज रिसीव्ड, विच इज रिसीव्ड, विच इज रिसीव्ड, विच इज रिसीव्ड, या फिर डीम्ड टू बी रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, या फिर आ गया आपका। ठीक है, रिसीव्ड की बात कर ली, अब हम बात करेंगे अक्रू या फिर अराइज का केस, इसके बात करेंगे, आगे राइट डाउन करेंगे। डीम्ड टू बी रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, और अक्रू, और अक्रूड, अक्रू, और अक्रू, और अराइज, अराइजन। ठीक है, और डीम्ड टू अक्रू, डीम्ड टू अक्रू, 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 और अराइज इन इंडिया, और अराइज इन इंडिया। ये हो गया आपका फर्स्ट केस। ठीक है, जिसके केसेस से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, जो कि बनता है आपका डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। एंड नेक्स्ट आएगा आपका, जो कि नेक्स्ट आपको इसी में पढ़ना पड़ेगा, सेकंड पार्ट। ठीक है, उसको राइट डाउन करेंगे, जो कि आएगा इनकम विच अक्रू, इनकम, इनकम विच अक्रूज,
which accrues or arise arises arises outside India outside India being derived being derived being derived from a business from a business from a business controlled in controlled controlled in controlled in or profession setup profession profession setup in India ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ लिया था आर एन ओ आर वाले केसेस में, ठीक है, जो कि था हमारा, जिससे आपके एग्जामिंग में भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि होता है इनकम विच इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड और अक्रू और अराइज इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। इस चीज़ को हम डीपली में करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका जो कि इनकम विच accrues or arise outside India being derived from a business controlled in or profession set up in India। इस चीज़ को भी हम करेंगे, पूरा डिटेल्ड में करेंगे। सो क्योंकि इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड नेक्स्ट है यानी कि नेक्स्ट केस बनता है आपको, क्योंकि बनता है एनआर का यानी कि नॉन रेसिडेंट का केस बनता है। नेक्स्ट बनता है आपका एनआर का केस, ठीक है। नेक्स्ट बनता है आपका एनआर का केस। एनआर के केसेस में आपको क्या क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है आपको इनकम रिसीव्ड, ठीक है, जो कि आपने जो इसमें फर्स्ट में लिखा था वो ही चीज लिखनी है, ठीक है। इनकम रिसीव्ड इनकम रिसीव्ड रिसीव्ड या फिर डीम्ड टू बी रिसीव्ड डीम्ड टू बी रिसीव्ड और एक्रू और अराइज या फिर डीम्ड टू अक्रू अक्रू और अराइज इन इंडिया, ठीक है। अब मैं आपको पूरा एक बार फिर से ओवरव्यू बता देता हूँ, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा सारे, ये हम चैप्टर का पूरा ओवरव्यू हमें क्या क्या पढ़ना है इस इनके अंदर में, ठीक है। जो कि हम पढ़ेंगे फर्स्ट फर्स्ट वो पढ़ेंगे हम रेसिडेंशियल स्टेटस को फर्स्ट पढ़ेंगे, जो कि आता है हमारा सेक्शन नंबर 6 आता है हमारा। सेक्शन नंबर 6 आता है हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस का। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। अपनी क्वालिटी को 360 पे कर लें, सो आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। सो आइए अब करते हैं, जो कि हमें जो कि ये सेक्शन नंबर 6 में हमें रेसिडेंशियल स्टेटस को चेक करना है। किसके केसेस में? ये हमारा इंडिविजुअल जो कि पर्सन है, इंडिविजुअल, एच यू एफ, फर्म, एओपी, बीओआई, कंपनीज, एजेपी। सो इन केसेस में आपको, ठीक है, इंडिविजुअल और एच यू एफ के केसेस में आपको क्या चीज़ फाइंड आउट करना है? आपको रेसिडेंट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। आर होगा या हमारा रेसिडेंट होगा इंडिविजुअल, या फिर एच यू एफ या हमारा रेसिडेंट, ठीक है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, या फिर हमारा जो कि इंडिविजुअल हो गया या एच यू एफ हो गया। सो वो हमारा वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, या फिर, ठीक है। और नेक्स्ट आपको पढ़ना है डीम्ड रेसिडेंट, ठीक है। कौन से पर्सन का वो पढ़ना है आपको इंडिविजुअल के केसेस में। नेक्स्ट आपको करना है
नॉन रेसिडेंट। ठीक है, नॉन रेसिडेंट कब कहेंगे और रेसिडेंट कब कहेंगे। ठीक है, रेसिडेंट चेक करने के लिए कुछ हमारी कंडीशंस होती हैं, और ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को चेक करने के लिए भी हमारी कुछ कंडीशंस होती है, उसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है जो कि आपका है, जो नेक्स्ट पार्ट है आपका वो है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम की बात करते हैं तो उसके अंदर में भी आपके 3 केसेस आते हैं। फर्स्ट आता है ROR का, नेक्स्ट आता है RNOR का, थर्ड आता है आपका NR का। यानी कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, थर्ड इज नॉन रेसिडेंट। अगर आपका रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट होगा, ठीक है, सो आपकी जो कि ग्लोबल इनकम होगी, वो जो ग्लोबल इनकम होगी वो आपकी टैक्सेबल होगी इंडिया के अंदर में। अगर RNOR का केस होगा, अगर RNOR का केस होगा, जो कि उसके अंदर में आपको पढ़ना है, वो पढ़ना आपको इनकम विच इज रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, अक्रू और अराइज एंड डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। सो आपको ये चीज़ें पढ़नी है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में भी पूछे जाते हैं काफ़ी बार। ठीक है, आप RTP उठा के देख सकते हो, MTP से उठा के देख सकते हो। ठीक है, काफ़ी जगह पूछा गया है। डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया का केसेस है। ठीक है, और जो कि आएगा आपका इनकम विच इज रिसीव्ड और ड्यूम्ड टू बी रिसीव्ड के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप RTP MTP या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी उठा के देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका इनकम, income which accrue or arise outside India being derived from a business controlled in or profession set up in India। ठीक है, यानी कि जो कि इसको हम पूरा, ये चीज़ है जो कि हमारे जो फर्स्ट केसेस था एंड सेकंड केस, हम इनको पूरा डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे आगे जाके। ठीक है, चैप्टर के अंदर से। ठीक है, ये हमारा पूरा डिटेल्ड वर्जन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नॉन रेसिडेंट, थर्ड आता है आपका नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट की बात करते हैं तो उसके केसेस में आपको जो कि इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड होगी, जो कि हमने बात करी थी। ठीक है, बट वो हमारे NR के केसेस में भी पढ़ेंगे, RNOR के केसेस में पढ़ेंगे। ठीक है, बट हम आ सॉरी ROR के केसेस में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ROR के केसेस में जो आपके ग्लोबल इनकम्स हैं वो टैक्सेबल हो जाती है इंडिया के अंदर में। नेक्स्ट जो क्या आता है आपका RNOR के केसेस में आपको, जो कि 2 केसेस की बात करी थी, फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज दिस। एंड जो कि NR के केसेस में, NR के केसेस जो कि आपने ये पूरा पढ़ोगे, ठीक है, वो चीज़ आप NR के केसेस में भी पढ़ोगे, यानी कि नॉन रेसिडेंट के केसेस में भी पढ़ोगे। एंड अब आइए हम चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं। और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी फॉर द सितंबर और हमारे हमारे बैचेस में। ठीक है, जो कि मैंने जो कि आपको बेसिक्स चैप्टर पढ़ा दिया था, ठीक है, उसमें मैंने बताया नहीं था, सो मैं आपको फिर से बताया नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ अब। ठीक है, जो कि आपको फेयर एक अपनी नोटबुक रखनी है, एंड रेड पेन एंड ब्लैक पेन, एंड नेक्स्ट इज योर ब्लू पेन। ठीक है, इस चीज़ का यूज़ करना है आपको नोट्स बनाने में। सो आइए अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। और अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस भी लेना चाहते हैं मेरे से, मैं ओनली आपको सिर्फ टैक्सेशन ही पढ़ाता हूँ। सो अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो ऑफलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और पेन ड्राइव भी अवेलेबल है। सो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सो आपको वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको मिल जाएंगे, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे जाके आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो आपको पूरी क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाएंगी और 1 वीक का फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड किया जाएगा। और बात करें तो जो कि 1 वीक तक आपको फ्री डेमो क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। सो आप उसकी कोई भी फिक्र ना करें कि आपको ये लगता हो काफ़ी कि अगर आप पेमेंट कर देते हो, सो आपको अगर ये फ्रॉड ना लगता, जैसे कि व्हाट्सएप पे आ जाके डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। नहीं तो मैंने यहाँ पर एडिटिंग पे, जो कि जब वीडियोस चल रही है यहाँ पर स्क्रॉलिंग में आपको जो कि नंबर आ रहे होंगे, सो आप वहाँ पर भी जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप इजीली जाके कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर कॉलिंग कर सकते हो क्लासेस के लिए। सो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ।
ठीक है, जो कि हम स्टार्टिंग करेंगे, कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, सेक्शन नंबर 6 से हम स्टार्टिंग करेंगे, जो कि था हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके केसेस में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस के हम पूरे नोट्स प्रिपेयर करते हुए चल रहे हैं एंड उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन नंबर 6। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि बात करते हैं, ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस बोलते हैं। ठीक है, तो आखिर ये हमें पढ़ना क्यों होता है, क्या ये हमारे लिए कंपलसरी होने वाला है? उसकी बात करते हैं। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस जो कि आपने बेसिक कंसेप्ट पढ़ के आए होंगे। ठीक है, उसके अंदर में मैंने आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना सिखाया था एंड कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम्स में जो कि मैंने स्टेप्स राइट डाउन कराए थे आपको, जो कि स्टेप नंबर 1 क्या कहता है हमें, कि रेसिडेंशियल स्टेटस आपको फाइंड आउट करना है पर्सन का। ठीक है, अगर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप की बात करते हैं तो दोनों ही डिफरेंट थिंग्स हैं। ठीक है, रेसिडेंट और हमारा जो सिटीजनशिप है, काफ़ी अंतर, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर आता है। ठीक है, सिटीजनशिप आती है हमारी, यानी कि बर्थ हुआ होगा अगर आपका इंडिया के अंदर में तो आपका सिटीजनशिप में आता है। अगर रेसिडेंट की स्टेटस की बात करते हो तो रेसिडेंशियल स्टेटस में आपका कोई बर्थ मैटर नहीं करता है। ठीक है, आपको कुछ कंडीशंस होती है। ठीक है, स्टे वाली कंडीशंस होता है, आपको कितने डेज के लिए स्टे होना पड़ेगा, वो कंडीशंस आती है आपको रेसिडेंशियल स्टेटस में। और रेसिडेंशियल स्टेटस में, ठीक है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ रेसिडेंशियल स्टेटस को ही। ठीक है, रेसी रेसिडेंशियल रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, बात करते हैं तो जो हमारे ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ बता दूं मैं आपको, ये चीज़ हमारे लिए कंपलसरी नहीं है। ठीक है, क्या चीज़ कंपलसरी नहीं है, कि मान लीजिए आप जो कि आपका नेक्स्ट ईयर हो, जो कि आपका प्रीवियस ईयर है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2019 टू 20 है एंड नेक्स्ट आपका असेसमेंट ईयर इज योर 25 टू 26। अब मान लीजिए प्रीवियस ईयर में आप रेसिडेंट हो, बट जो आपका आने वाला ईयर है, यानी कि जो कि आपका रेसिडेंट ईयर हो, असेसमेंट ईयर हो, ठीक है, उसके अंदर में आप नॉन रेसिडेंट हो। ठीक है, तो आपका स्टे के ऊपर डिपेंड करता है। ये नहीं कह सकते कि जो पर्सन, ठीक है, सिटीजनशिप है, क्या वो रेसिडेंट हो सकता है? जो सिटीजनशिप है, जो सिटीजन है इंडिया का, वो रेसिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। और इसमें ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप जो कि अभी हम स्टेज की बात करेंगे, ठीक है, इंडिया के अंदर में कितने डेज का स्टे होना चाहिए, उसके अंदर में आपका कोई कंपलसरी स्टे नहीं है कि आपको इतने डेज के लिए ही स्टे होना है। उसकी बात करेंगे। ठीक है, कुछ हमारी कंडीशंस है, बेसिक कंडीशंस को हम रीड आउट करेंगे एंड एडिशनल कंडीशंस को रीड आउट करेंगे। सो आइए करते हैं हम, और साथ में नोट्स भी प्रिपेयर करते हुए चलेंगे, ताकि रिवीजन के टाइम पे हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो और रिवाइज करने में आपको इजी हो। सो आइए लिखते हैं हेडिंग रेसिडेंशियल स्टेटस को हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, हम रेसिडेंशियल स्टेटस। फिर नेक्स्ट है हमारा, हमारे टू पार्ट्स में डिवाइड था, फर्स्ट था हमारे रेसिडेंशियल स्टेटस, सेकंड इज योर स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अगर रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं तो रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं हमारा सेक्शन नंबर 6, जो कि बात करता है रेसिडेंशियल स्टेटस की। जैसे कि बात करता है रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आर ओ आर का केस, आर आर एन ओ आर का केस एंड एन आर का केस। आइए हम नोट्स प्रिपेयर करते चलते हैं, हेडिंग डालेंगे। फर्स्ट इज योर रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन नंबर 6 is your रेसिडेंशियल स्टेटस एंड नोट्स बनाते हुए चलेंगे, लिखेंगे द इंसिडेंस ऑफ टैक्स द इंसिडेंस ऑफ टैक्स द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन एनी SEC depends upon depends upon his residential his residential his residential status status under the act under the act
act for all for all purposes all purposes of of income tax taxpayer and taxpayer एंड जो कि बात करी थी हमने कौन से केसेस में इंडिविजुअल और और एंड एच यू एफ के केसेस में बात करी थी, ठीक है, जो कि हमने जो कि चैप्टर का ओवरव्यू उसका जो कि फ्लो चार्ट बनाया था हमने चार्ट फॉर्म में किया था। सो उसके केसेस में आपका थ्री यानी कि ब्रॉड कैटेगरीज में रेसिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट करना है, यानी कि क्लासिफाइड कर रखा है थ्री ब्रॉड कैटेगरीज में। तो लिखेंगे individual and HUF are classified into classified into three three broad categories थ्री ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है, ऑन दी on the basis of on the basis of their of their their residential status residential 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 status ठीक है, कौन से थ्री कैटेगरीज थी, ठीक है, जो कि बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी थी इज योर आर ओ आर, सेकेंड इज योर आर एन ओ आर, थर्ड इज एन आर केस, ठीक है। फर्स्ट इज रेसिडेंट एंड ordinarily resident ordinarily resident and second is resident but not ordinarily resident and but not ordinarily ordinarily resident ordinarily resident and third is non resident third is non resident थर्ड इज नॉन रेसिडेंट, ठीक है। जैसे कि हमने जो ओवरव्यू में बात करी थी, ठीक है, जो कि हम रेसिडेंशियल स्टेटस में क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड सेकंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, थर्ड इज नॉन रेसिडेंट, ठीक है। इज दैट क्लियर? क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपको जो कि बात करेंगे, ठीक है, सेक्शन नंबर 6 में क्या क्या पढ़ना था हमें एक बार फिर से देख लेते चैप्टर का ओवरव्यू, ठीक है, जो कि सेक्शन नंबर 6 के अंदर में इंडिविजुअल एंड एचयूएफ का आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड रेसिडेंट नो बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में, ठीक है, क्या क्या आपको पढ़ना था, डीम्ड रेसिडेंट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ के केसेस में रेसिडेंट, डीम्ड टू बी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो कि फर्म और एचयूएफ के केसेस में थी रेसिडेंट एंड नॉट रेसिडेंट, ठीक है। आपको इतना ही पढ़ना है रेसिडेंशियल स्टेटस में बस, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है और इसके आगे हमें और कुछ नहीं पढ़ना है, बस यहीं तक ही हमें रेसिडेंशियल स्टेटस को पढ़ना है। सो इसी के बाद में हमारे इतनी चीज़ें अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारे क्या एंड हो जाएगा, हमारा एंड हो जाएगा रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ये हम अलग स्टार्ट करेंगे एंड रेसिडेंशियल को हम अलग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रेसिडेंशियल के लेक्चर्स हमारे अलग रिकॉर्ड होंगे एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम के हमारे लेक्चर्स अलग रिकॉर्ड होंगे। सो क्रिस्टल क्लियर है आप सभी को? सो आइए अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपने टॉपिक्स पे वापस चलते हैं एंड ठीक है, इसके आगे आप राइट डाउन करेंगे जो कि टैक्स पेयर है, ठीक है। अगर आपका टैक्स पेयर अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ होगा, यानी कि बात करते हैं यानी कि फर्म हो गया, एलएलपी हो गया,
एंड कंपनी हो गया, एओपी हो गया, बीओआई हो गया, उन केसेस में आपको क्या क्या फाइंड आउट करना था टैक्स पेयर के केसेस में। ठीक है, लिखेंगे। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। सो व्हाट्सअप का चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। आप टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे आपको सारे नोट्स। ठीक है, आइए। और अगर आपको वीडियोस के अपडेट चाहिए तो आपको व्हाट्सएप का ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को दोनों ही आपको ज्वाइन करने होंगे। आपको कहीं पर भी आपको अपडेट मिल सकता है क्लासेस से रिलेटेड। आइए हम नोट करते हैं टैक्स पेयर। ठीक है, इसके आगे से राइट डाउन करेंगे टैक्स पेयर। टैक्स पेयर अदर देन individual 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 and and HUF and HUF HUF are classified into two broad two broad categories 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 on the basis basis of their residential status residential status। ठीक है, अगर हमारा जैसे कि फर्म हो गया, एलएलपी हो गया, यानी कि अदर देन इंडिविजुअल, और एंड एचयूएफ यानी कि हमारे अदर पर्संस हो गए। सो फर्स्ट इज योर, जो कि है आपका इंडिविजुअल, सेकंड इज योर एचयूएफ, थर्ड इज फर्म। फर्म के अंदर हमारा इंक्लूडिंग होता है एलएलपी एंड एओपी हो गया। ठीक है, ये सारे हमारे पर्संस हो गए। फर्म एंड इंडिविजुअल को छोड़ के जितने भी हमारे बचे हुए यानी कि अदर जितने भी पर्संस हैं, so उनके केसेस में आपको जो कि रीड आउट करना है वो करना है आपको। फर्स्ट इज फाइंड आउट करना है, वो करना है आपको रेसिडेंट है जो कि ये पर्सन। ठीक है, अदर देन जो कि इंडिविजुअल एंड एचओ को छोड़ के रेसिडेंट को आपको फाइंड आउट करना है। सेकंड फाइंड आउट करना है आपको नॉन रेसिडेंट को, नॉन रेसिडेंट। ठीक है, हमारा जो कि अदर देन जितने भी हमारे पर्सन्स में, जो कि हमारे पर्सन्स के अंदर में कितने चीज़ें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और इंडिविजुअल और एचएफ को छोड़ के जितने भी हमारे अदर पर्सन्स बन गए, ठीक है, उनका हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है रेसिडेंट है कि हमारा नॉट, सॉरी, नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ठीक है, हम जो कि किसका फाइंड आउट करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस, वो जो कि फाइंड आउट करते हैं वो किसका करते हैं हम, एसएससी का। यानी कि एसएससी बोले तो कौन सा पर्सन होता है, एसएससी बोले तो वो पर्सन होता है जो कि टैक्स पे करने के लिए लाइबल होता है। ठीक है, क्या जो माइनर होता है, क्या माइनर टैक्स पे कर सकता है? सो माइनर टैक्स पे नहीं कर सकता है। ठीक है, जो कि जो टैक्स पे कर सकता है, ठीक है, जो कि लाइबल होता है टैक्स पे करने के लिए, उस पर्सन को, ठीक है, टैक्स पे हो गया, इंटरेस्ट पे हो गया, पेनल्टीज हो गया। ठीक है, सो उन केसेस में अगर जो कि पे करने के लिए लाइबल होगा तो उस पर्सन को क्या कह देते हैं, एसईसी कह देते हैं। ठीक है, तो क्या वो जो हमारा पर्सन है रेसिडेंट है या ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन अ ईयर, ठीक है, तो वो अगर हमारा नेक्स्ट ईयर हो जाएगा तो वो उस ईयर में वो नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। ठीक है, या फिर हमारा रेसिडेंट भी हो सकता है। ठीक है, वो हमारा डिपेंड करता है किसके ऊपर, वो डिपेंड करता है, आगे जाके हम बात करेंगे। सो आइए अब आगे चलते हैं। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल का जो कि हमारा इम्पोर्टेंट सेशन है। ठीक है, इस चीज़ को मिस नहीं करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल को फाइंड आउट करना, ठीक है, कोई भी मिस नहीं करेगा। इंडिविजुअल से ही आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मिल बन के आते हैं आपके एग्जाम के अंदर में। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गया, आरटीपी एमटीपी सारे चेकआउट कर सकते हो। सो आइए अब स्टार्ट करते हैं। क्या निकालने वाले हम, रेसिडेंशियल स्टेटस कौन से पर्सन का फाइंड आउट करने वाले हैं, इंडिविजुअल का हम फाइंड आउट करने वाले हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। फर्स्ट इज हम निकालेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल
status of individual of individual। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस का फाइंड आउट करेंगे, कौन से पर्सन का, इंडिविजुअल को फाइंड आउट करेंगे। सो ठीक है, हमें रेसिडेंशियल स्टेटस में अगर हम फाइंड आउट करते हैं सो हमें क्या क्या देखना पड़ता है, नंबर ऑफ डेज हमें देखना पड़ता है। सो जो कि हमारी कुछ कंडीशंस है, सो उन कंडीशंस को हम बात करेंगे। ठीक है, लिखेंगे राइट डाउन, रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल रेसिडेंशियल स्टेटस, residential status on the basis of number of days stay in India। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस जैसे कि मैंने बोला आपको, जो कि चेकआउट किया जाता है कि इंडिया के अंदर में, ठीक है, इंडिविजुअल कितने डेज के लिए स्टे है। ठीक है, हमारी कुछ कंडीशंस होगी। ठीक है, अगर उन कंडीशंस को फुलफिलमेंट कर देता है सो उसको क्या मिल जाता है, रेसिडेंशियल स्टेटस मिल जाता है। ठीक है, अंडर सेक्शन अंडर सेक्शन वेट, 2 मिनट वेट करेंगे अभी। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन नंबर 1, जो कि बात करते हैं एन इंडिविजुअल एन इंडिविजुअल and the individual is said to be said to be resident in India resident in India resident in India resident in India in any previous year previous year previous year if he satisfies if he satisfies satisfied satisfy any one। ठीक है, इस चीज को आप अंडरलाइन कर लोगे, एनी वन को आप अंडरलाइन करेंगे। सो आगे राइट डाउन करेंगे, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, हम बात करने वाले हैं कुछ कंडीशंस को, जो हम बात करने वाले इन कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, बेसिक कंडीशंस भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे, बेसिक कंडीशंस भी कहते हैं इन चीज़ों को। जो हम कंडीशंस पढ़ने वाले हैं इसको हम बेसिक कंडीशंस भी कहते हैं। ठीक है, बेसिक कंडीशंस में मैं जो काफ़ी क्वेश्चंस में जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे सो उसके अंदर में हम बात करेंगे बेसिक कंडीशंस। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चंस को लेंथी बनाना है, सॉरी, आप जो आपका क्वेश्चंस अगर आप उनका सॉल्यूशन करोगे, ठीक है, अगर आपके हाईली मार्क्स के होते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस के, सो आपको बेसिक कंडीशंस एंड एडिशनल कंडीशन को फाइंड आउट, सॉरी, राइट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट आती है बेसिक कंडीशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम एडिशनल कंडीशंस को भी हम करेंगे। एडिशनल कंडीशंस को कब चेकआउट करते हैं करेंगे, उसकी भी बात करेंगे आगे जाके। और बेसिक कंडीशंस में हम, ठीक है, जब हम रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करते हैं तो हम बेसिक कंडीशंस देखते हैं। ठीक है, अगर हम ऑर्डिनली रेसिडेंट की बात करते हैं तो क्या चीज़ चेकआउट करते हैं, वो चेकआउट करते हैं हम एडिशनल कंडीशंस को। ठीक है, बेसिस कंडीशंस की ये बेसिक कंडीशन पे आते हैं। ठीक है, कितने डेज का स्टे होना चाहिए उसकी बात करते हैं अब। आइए बेसिक कंडीशंस को राइट राइट डाउन करेंगे। ठीक है, आपकी फर्स्ट बेसिक कंडीशन आती है, लिखेंगे फर्स्ट बेसिक कंडीशन, ही हैज बीन इन इंडिया ही हैज बीन इन इंडिया इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द previous year during the previous year for a total period of period of 182 days or more
डेज और मोर, ठीक है। और सेकंड कंडीशन आती है आपकी, मैं दोनों कंडीशंस को एक साथ में ही एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, सो आप उसकी टेंशन ना लें, ठीक है। आखिर हमें सर समझ नहीं आया है जो आपने फर्स्ट कंडीशन लिखवाया है, सर आपने एक्सप्लेन नहीं करा, सर आप पता है बहुत जल्दी जल्दी कमेंट्स करने लग जाते हो आप सर, आपने ये चीज़ छोड़ दी सर, आपने सर ये चीज़ छोड़ दी। बट आप जब वीडियो को पूरी देखोगे तब आपको पता चलेगा सर कि हमने कुछ नहीं छोड़ा सर, ठीक है। सो आइए लिखते हैं सेकंड बेसिक कंडीशन। ही हैज़ बीन he has been he has been in India during the 4 years 4 years immediately immediately preceding the preceding preceding the the previous previous year previous year for a total period of period of 365 days or more and has been in India and has been in India for at least at least 60 days 60 days in the relevant previous year relevant year previous year। तो आइए अब इसको समझते हैं, ठीक है। आखिर हमारी जो बेसिक कंडीशन है, ठीक है, 1 सेकेंड, जो कि हमारी बेसिक कंडीशंस हैं, ठीक है, जो कि हम बेसिक कंडीशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारी दो कंडीशंस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों में से किसी वन कंडीशन को, ठीक है, वन कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है, सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। अगर वन कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है, चाहे वो आपकी वन हो या सेकंड कंडीशन हो, तो आप उसको क्या मिल जाता है, तो उसको उस इंडिविजुअल को मिल जाता है रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है, मिल जाता है रेसिडेंशियल का स्टेटस मिल जाता है, ठीक है। आइए कंडीशंस की बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको अंडरलाइन भी कराई थी, ठीक है, एनी वन को, ठीक है, यानी वन कंडीशंस को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको रेसिडेंशियल स्टेटस मिल जाता है, ठीक है। फर्स्ट आती है आपकी बेसिक कंडीशंस, जो कि है इंडिविजुअल के केस में प्रीवियस ईयर में टोटल पीरियड 182 डेज या उससे ज़्यादा का स्टे होना चाहिए इंडिया के अंदर में, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो कि आपका प्रीवियस ईयर में, ठीक है, प्रीवियस ईयर में टोटल पीरियड 182 डेज या उससे ज़्यादा का स्टे होना चाहिए इंडिया के अंदर में, तो आपको क्या मिल जाएगा, रेसिडेंशियल स्टेटस। फिर भी आपको सिर्फ आपको वन कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है, ठीक है, बेसिक कंडीशंस में से वन कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है, सो आपको मिल जाता है रेसिडेंशियल स्टेटस। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट कंडीशन आती है, ठीक है, जो कि आपकी नेक्स्ट कंडीशन है, तो उसके कंडीशन में हमारी टू कंडीशंस को डिवाइड कर रखा है। जब आप ध्यान से रीड करोगे तो वो आपको पता चलेगा, जो कि आपको बोल रहा है, ठीक है, जो कि 4 ईयर में से इमीडिएटली प्रीसीडिंग, यानी कि ऐसे असेसमेंट ईयर के इमीडिएटली प्रीसीडिंग वाला ईयर, ठीक है, उसके जो कि 4 ईयर्स हैं, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 ईयर्स, ठीक है, उसमें आपका स्टे होना चाहिए 365 डेज का। कितने डेज का, 365 डेज का स्टे होना चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा, बट एट लीस्ट 365 डेज का स्टे होना चाहिए। एंड ये हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, जो कि ठीक है, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन होगी, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है।
और जो कि बात करें इसी के अंदर हमारी सेकंड और कंडीशन है। सेकंड और कौन सी कंडीशंस है? वो सेकंड कंडीशंस है जो कि है, और जो कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, जैसे कि आपका असेसमेंट ईयर हो गया, देन उससे आपका प्रीवियस वाले ईयर्स में जो कि आपका एट लीस्ट 60 डेज का, एट लीस्ट 60 डेज का स्टे होना चाहिए। फिर से रिपीट करूँ, एट लीस्ट 60 डेज का स्टे होना चाहिए जो कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में से, ठीक है। सो आपको इन दोनों में से अगर एक कंडीशन को सेटिस्फाइड कर जाते हो तो आपको मिल जाता है रेसिडेंशियल स्टेटस का, ठीक है। नंबर ऑफ डेज पे आपका डिपेंड करता है, ठीक है। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, बाय चार्ट पे, ठीक है। जो कि आपकी बेसिक कंडीशन, ठीक है, बेसिक कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन क्या है? 182 डेज, 2 डेज और मोर रेलिवेंट दी प्रीवियस ईयर। सेकंड कंडीशन क्या कहती है? सेकंड कंडीशन में हमारी दो कंडीशंस आती थी, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन 4 ईयर्स में से ये कितने डेज का स्टे होना चाहिए? 4 ईयर्स में से स्टे होना चाहिए 365, 365 डेज का स्टे होना चाहिए। ये होती थी आपकी फर्स्ट फर्स्ट कंडीशंस, ठीक है। कौन से? इमीडिएटली रेलिवेंट दी प्रीवियस ईयर की। एंड इसी के अंदर में आपकी सेकंड कंडीशंस और आती थी जो कि आपका प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर की बात करते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर में कितने दिन का एट लीस्ट, एट लीस्ट 60 डेज का स्टे होना चाहिए, डेज का 60 डेज का स्टे होना चाहिए था, ठीक है। तो ये आती है आपकी दो बेसिक कंडीशंस होगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आएंगे ये दोनों कंडीशंस। एंड जो कि अब हमारा टाइम होता है ओवर, जो क्लासेस को अब हमारा ओवर करने का टाइम आता है। सो ओवर करने से पहले क्लासेस को, अगर आपको ये लेक्चर आई होप आपको समझ आया होगा, सो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने सारे फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें, ठीक है। आपको जो कि हमारा स्कैनर्स भी साथ साथ में हम सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। हमारा ये जो कि 1 डेज को छोड़ छोड़ के हमारा जो कि लेक्चर चलेगा, हमारा चलेगा ये लेक्चर्स, ठीक है। TWS में चलेगा हमारा ये लेक्चर चलेगा, और MWF में चलेगा, ठीक है। वो चलेगा हमारे स्कैनर्स को हम सॉल्व करेंगे, जितने भी हमारे क्वेश्चंस हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, उसको हम सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। और अगर आपको अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, सो लिंक यहाँ पर जो नीचे स्क्रॉल चल रहा है, ठीक है, वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर दिए गए हैं। एंड व्हाट्सअप भी कर सकते हो आप, ठीक है। आप कोई भी क्वेरी हो तो भी आप व्हाट्सअप कर सकते हो इन्हीं सेम नंबर्स पे, या फिर मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर रखा है। सो चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप जाके नंबर्स को ले सकते हैं। सो इसी के साथ में हम वीडियो को एंड करते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर सेकंड में, ठीक है। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड जय हिंद।